हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज काफ़ी समय के बाद इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपके सामने उपस्थित हूँ और एक नए टॉपिक के साथ। आज अपन नए टॉपिक की बात करेंगे जिसमें हम बात करने जा रहे हैं लीवर की। ठीक है। अब लीवर की हम जैसे बात करें तो लीवर जो है वो हमारे शरीर की क्या है, एक प्रकार की ग्रंथि है। ठीक है। और ग्लैंड में अगर देखें तो एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। कौन सी है? थायराइड। लेकिन अगर ग्लैंड की बात करें तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला हम देखें कि इसका स्ट्रक्चर। ठीक है। तो मानव का जो यकृत है वो कैसा होता है? तनुपट के नीचे की ओर उदर गुहा में, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर दाएं भाग में, कहाँ पे? राइट भाग की ओर स्थित होता है। और ये कैसा होता है? यकृत जो है इसकी उत्पत्ति कैसी होती है? अंतःचर्मीय होती है। ठीक है। मतलब कि एंडोडर्म से इसका निर्माण होता है। हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी का जो निर्माण है वो 3 प्रकार की अलग अलग संरचनाओं के द्वारा हुआ है। अलग अलग भागों का निर्माण, अलग अलग अंगों का निर्माण अलग अलग चर्म के द्वारा हुआ है। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो यहाँ हम देखें तो लीवर जो है या यकृत जो है इसकी संरचना कैसी है? अंतःचर्मीय होती। मतलब कि इसकी उत्पत्ति कैसी है? एंडोडर्म द्वारा हुई है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे तो यह 2 असमान लोब के अंदर विभक्त होता है। लेफ्ट लोब जो कि कैसा होता है? छोटा होता है, जबकि राइट लोब कैसा होता है? बड़ा होता है। ठीक है। अब यहाँ पे जैसा हमने डायग्राम में देखा कि लेफ्ट लोब जो है, ठीक है, वो कैसा है? छोटा है, जबकि राइट लोब जो है लीवर का वो कैसा होता है? बड़ा होता है। यहाँ पे आपको ये संरचना दिखाई दे रही है लेफ्ट लोब की और यहाँ पे राइट लोब की। नेक्स्ट, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लीवर जो है वो शरीर की क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। दोनों लोब फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के द्वारा एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। किसके द्वारा? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ठीक है। दोनों ही लोब, कौन से? लेफ्ट लोब और राइट लोब, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के द्वारा अलग अलग होते हैं। राइट तथा लेफ्ट लोब से राइट तथा लेफ्ट हिपेटिक डक्ट निकलती है, जो कि आपस में संयुक्त होकर कॉमन हिपेटिक डक्ट का निर्माण करती है। ठीक है। लेफ्ट लोब से और राइट लोब से क्या निकलेगी? हिपेटिक डक्ट निकलेगी, जो कि आपस में संयुक्त होकर क्या बनाती है? कॉमन हिपेटिक डक्ट बनाती। अब राइट लोब के नीचे गॉल ब्लैडर जो है वो पाया जाता है। ठीक है। क्या पाया जाता है? पित्ताशय, जो कि सिस्टिक डक्ट में खुलता है। यहाँ पे गॉल ब्लैडर वाला भाग है राइट लोब के अंदर। ठीक है। यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है गॉल ब्लैडर, जिसमें क्या होता है? सिस्टिक डक्ट में ये खुलता है। नेक्स्ट, सिस्टिक डक्ट से संयुक्त होकर कॉमन बाइल डक्ट बनाती है, जिसे डक्टस कोलेडोकस भी कहा जाता है। ठीक है। सिस्टिक डक्ट से ये संयुक्त होकर क्या बनाती है? कॉमन बाइल डक्ट बनाती है, जिसे डक्टस कोलेडोकस कहा जाता है। यकृत की अब हम बात करते हैं आंतरिक संरचना। अभी हमने देखी थी क्या? इसकी बाह्य संरचना। अब आंतरिक रूप से यकृत जो है वो कई पॉलीगोनल पिंडीय संरचनाओं से बना हुआ होता है। मतलब कि कई इसके अंदर पिंडीय संरचनाएं होती हैं जो कि यकृत की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती हैं। ठीक है। क्या? पॉलीगोनल पिंडीय संरचनाएं होती है जो कि यकृत की क्या होती है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। यह पिंडी रेशेदार संयोजी ऊतक से ढके रहती हैं, जिसे ग्लिसन कैप्सूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लिसन कैप्सूल। जो पिंडी होती है वो किससे ढकी होती है? रेशेदार कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं इनसे ढकी होती है, और इसको क्या कहते हैं? ग्लिसन कैप्सूल। प्रत्येक पिंड में यकृत कोशिकाओं की अरीय कतारें होती हैं, जिन्हें हिपेटिक कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? हिपेटिक कॉर्ड। मतलब कि इस प्रकार से प्रत्येक पिंड के अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं और इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? हिपेटिक कॉर्ड कहा जाता है। प्रत्येक कतार 1 या 2 कोशिकाओं की चौड़ाई और 2 कोशिका की मोटाई रखता है। मतलब प्रत्येक कतार जो है इनके बीच में क्या पाया जाता है? स्पेस पाया जाता है। ठीक है। और 2 कोशिकाओं की चौड़ाई और 2 कोशिकाओं की मोटाई रखता है। हिपेटिक कॉर्ड के मध्य खाली स्थान उपस्थित होते हैं, जिन्हें यकृत रक्त पात्र, हिपेटिक सिनुसॉइड कहते हैं, और ये रक्त से भरे हुए होते हैं। ठीक है। और हिपेटिक कॉर्ड के मध्य की जो संरचनाएं होती है इन्हें क्या कहते हैं? यकृत रक्त पात्र, हिपेटिक सिनुसॉइड। और इसमें क्या भरा हुआ होता है? रक्त भरा होता है। सिनुसॉइड मुख्य रूप से एंडोथेलियल कोशिकाओं द्वारा आवृत होती है। किसके द्वारा? एंडोथेलियल कोशिकाओं के द्वारा आवृत होती है, और इन पर मैक्रोफेज या कुफर्स कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी कोशिकाएं? कुफर्स कोशिकाएं। लीवर में पाई जाने वाली
कोशिकाएं कौन सी, कुफ्फर सेल्स, ठीक है, जो कि क्या करती है, मृत टूटी फूटी आरबीसी का भक्षण करने का कार्य करती है और यह पुरानी आरबीसी का क्या करती है, भक्षण करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पित्त कैनालिकुली, बाइल कैनालिकुली प्रत्येक कार्ड कोशिकाओं के 2 स्तरों के बीच में से गुजरती है। ये संरचना जो है वो कहाँ से गुजरती है, प्रत्येक जो कार्ड कोशिकाएं हैं उनके 2 स्तरों के बीच में से गुजरती है तथा हिपेटिक कोशिकाओं या हिपेटोसाइट्स इन कैनालिकुली में पित्त का स्त्रवण करती है, ठीक है। जो हिपेटोसाइट्स है वो इन कैनालिकुली के अंदर क्या करती है, पित्त का स्त्रवण करेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कैनालिकुली हिपेटिक नलिका की शाखा में खुलती है, किसमें खुलेगी, हिपेटिक नलिका की शाखा में, जो कि ग्लिसन्स कैप्सूल में पिंड के कोणीय भाग पर स्थित होती है। दाएं तथा बाएं पिंड की हिपेटिक डक्ट की सभी शाखाएं आपस में मिलकर दाएं तथा बाएं हिपेटिक डक्ट को बनाती हैं, जो कि यकृत से बाहर आती है, ठीक है। दाएं और बाएं पिंड की जो हिपेटिक वेंस हैं या ब्रांचेस हैं, ठीक है, वो क्या करती है, हिपेटिक डक्ट बनाती है और हिपेटिक डक्ट बनाने के बाद क्या करती है, ये यकृत से बाहर की ओर आती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट एंड राइट हिपेटिक डक्ट, जो कि यहाँ पे ये आपको संरचनाएं दिखाई दे रही है। दाएं तथा बाएं हिपेटिक डक्ट जो ब्रांचेस मिलकर क्या बनाती है, एक कॉमन हिपेटिक डक्ट का निर्माण करती है और ये यकृत से बाहर आती है। यकृत धमनी तथा यकृत निवाहिका शिरा यकृत में प्रवेश करती है तथा कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्या, हिपेटिक वेन्स और हिपेटिक आर्टरीज, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या करती हैं, मिलकर बहुत सारी शाखाएं जो हैं इनमें विभाजित हो जाती हैं यकृत में प्रवेश करने के बाद। यह शाखाएं भी पिंडों के कोणीय भाग पर उपस्थित होती हैं। कहाँ पे, पिंड के कोणीय भाग पर उपस्थित होती हैं। इनकी महीन शाखाएं हिपेटिक धमनी तथा हिपेटिक डक्ट सभी की शाखाएं जो पिंड के कोणीय भाग पर स्थित होती हैं, इन्हें संयुक्त रूप से पोर्टल ट्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं, पोर्टल ट्राइड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, यहाँ ये आपको संरचना दिखाई दे रही है, इसको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, पोर्टल ट्राइड कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पोर्टल ट्राइड के बाद पिंड के सभी यकृत रक्तपात्र केंद्रीय शिरा या अंतःपिंडीय शिरा में महीन छिद्रों द्वारा खुलते हैं। किसके द्वारा खुलेंगे, महीन छिद्रों के द्वारा खुलेंगे। सभी केंद्रीय शिराएं मिलकर यकृत शिरा बनाती है। क्या बनाती है, यकृत शिरा का निर्माण करेगी, जो कि यकृत से बाहर रक्त लेकर आती है और पश्च महाशिरा में खुलती है, ठीक है। ये यकृत शिरा जो है वो क्या करेगी, यकृत से बाहर रक्त लेकर आएगी और कहाँ पे खुलेगी, पश्च महाशिरा के अंदर खुलती है, ठीक है। ये तो हमने देखा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं यकृत के कार्य। तो यकृत अनेक जैव रासायनिक कार्य संपन्न करता है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति ने पॉइजन खा लिया है, ठीक है, तो सबसे पहला हम किसको चेक करेंगे, उसके यकृत को, जिसके माध्यम से हमें पता चलेगा कि इसने पॉइजन खाया है या नहीं, ठीक है। पहला है पित्त का श्रवण तथा संश्लेषण, यह यकृत का प्रमुख कार्य है, ठीक है। प्रमुख कार्य क्या है, पित्त का एक तो श्रवण करना और सिक्रेशन और उसी के साथ साथ सिंथेसिस करना, ठीक है। पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य है, कैसा है, बेसिक इन नेचर, ठीक है। पित्त रस में पित्त लवण, सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोकोलेट, टेराकोलेट, पित्त वर्णक, बाइल पिगमेंट पाए जाते हैं। कौन कौन से, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल तथा लेसिथिन आदि पदार्थ पाए जाते हैं। कौन कौन से, पित्त लवण, सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोकोलेट, टेराकोलेट, पित्त वर्णक, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन आदि पाए जाते हैं। पित्त लवण वसा के पायसीकरण में सहायक होता है, वसा के इमल्सिफिकेशन में भी ये सहायक होता है। उसी के साथ साथ पित्त भोजन को सड़ने से बचाता है, यह हानिकारक जीवाणुओं का नाश करता है। पहला कार्य हुआ पित्त का स्त्रवण तथा संश्लेषण। दूसरा हम बात करें कार्बोहाइड्रेट का उपापचय, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का उपापचय का मुख्य केंद्र यकृत है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मतलब कि मैक्रोमोलिक्यूल्स है ना, और मैक्रोमोलिक्यूल्स के में कौन आता है, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का उपापचय जो है उसका मुख्य केंद्र कौन सा है, यकृत। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से संबंधित निम्न चरण होते हैं, ठीक है, अलग अलग। जैसे देखेंगे हम ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस पचित भोजन में आवश्यकता से अधिक ग्लाइकोजन का ग्लाइकोजन में परिवर्तित
परिवर्तन कर संग्रहित करना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। ग्लूकोज का किसमें परिवर्तन? ग्लाइकोजन में। ठीक है, आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन कर संग्रहित करना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। यकृत में मुख्य संचित भोजन ग्लाइकोजन होता है। क्या होता है? मुख्य संचित भोजन। कई बार ये प्रश्न आता है कि यकृत में मुख्य संचित भोजन कौन सा है, तो कौन सा बताएंगे हम? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है? रुधिर में शर्करा की कमी होने पर ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करना ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है। पहला हमने क्या देखा? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है? ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के अंदर क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। और जब ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या देखते हैं हम? रुधिर में शर्करा की कमी होने पर ग्लूकोज को पुनः ग्लाइकोजन को पुनः किसमें परिवर्तित करते हैं? ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। इसको कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब हम बात करते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। आवश्यकता पड़ने पर यकृत द्वारा अमीनो अम्ल तथा वसीय अम्लों जैसे अकार्बोहाइड्रेट पदार्थों का ग्लूकोज में परिवर्तन ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, मतलब कि अम्लीय मतलब वो अमीनो अम्ल तथा वसीय अम्ल जो होते हैं उसको किस में परिवर्तित करते हैं? ग्लूकोज के अंदर। उसको हम क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। और यह ग्लूकोज के नवनिर्माण की प्रक्रिया है। ठीक है, ग्लूकोज का नवनिर्माण क्या कहलाता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब हम बात करते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस पेशियों में उत्पन्न लैक्टिक अम्ल का ग्लाइकोजन में परिवर्तन ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहलाता है। यह ग्लाइकोजन के नवनिर्माण की प्रक्रिया है। ठीक है, ग्लाइकोजन के नवनिर्माण की प्रक्रिया ग्लाइकोनियोजेनेसिस और ग्लूकोज के नवनिर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो पेशियों में उत्पन्न लैक्टिक अम्ल, जब जैसे हम बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उस कंडीशन के हम अंदर हमारे मसल्स के अंदर क्या होता है? लैक्टिक अम्ल का जमा हो जाता है, जिससे हमें फटीग महसूस होता है, हमें थकावट महसूस होती है। ठीक है, तो उस लैक्टिक अम्ल का ग्लाइकोजन में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। और यह क्या है? ग्लाइकोजन के नवनिर्माण की प्रक्रिया है। नेक्स्ट हम तीसरा बात करें तो वसा का संग्रहण, स्टोरेज ऑफ फैट। अल्प मात्रा में यकृत वसा का संग्रहण भी करता है। इसी के साथ साथ वसा उपापचय में भी यकृत कोशिकाएं महत्वपूर्ण कार्य निभाती है। शराबी व्यक्तियों के यकृत में वसा का संग्रह बढ़ जाता है। क्या होता है? जो शराब पीते हैं उनके शरीर में यकृत का जो संग्रहण है वो बढ़ जाता है, जो कि यकृत की क्रियाशीलता को घटाता है। मतलब कि इसकी जो कार्य क्षमता है उसको क्या करेगा? घटाएगा। शराब पीने से यकृत का खराब हो जाना एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस। कौन से व्यक्ति में होगा? जो अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करता है। नेक्स्ट हम बात करें विएमिनीकरण एवं यूरिया निर्माण, डीएमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। यकृत द्वारा अमीनो अम्लों का विएमिनीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? डीएमिनेशन किया जाता है। अमीनो अम्लों से अमोनिया का पृथक्करण किया जाता है। ठीक है, अमीनो अम्लों से क्या करेंगे? अमोनिया का पृथक्करण होगा। और विएमिनीकरण की क्रिया यकृत तथा शरीर की अन्य कोशिकाओं द्वारा की जाती है। विएमिनीकरण से प्राप्त अमोनिया को यकृत ऑर्निथिन चक्र द्वारा यूरिया में बदल देता है। ठीक है, किसको? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना, और किसके माध्यम से? ऑर्निथिन चक्र के द्वारा। अतः यकृत के नष्ट होने पर जंतु शरीर में अमोनिया का स्तर बढ़ जाता है, जिससे क्या होगी? जंतु की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें रक्त का शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। प्लीहा तथा यकृत मृत रुधिर कणिकाओं, जीवाणुओं आदि को रक्त से पृथक करते हैं। ठीक है, यकृत में पाई जाने वाली कौन सी कोशिकाएं? कुप्फर कोशिकाएं, जो कि क्या करती हैं? रुधिर कणिकाएं जो मृत आरबीसी हैं उनको नष्ट करने का कार्य करती है, रक्त से पृथक करती है। यकृत में यह कार्य कुप्फर कोशिकाओं एवं प्लीहा में भक्षक कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। मतलब कि भक्षक कोशिकाएं फैगोसाइटोसिक सेल्स जो होती हैं, ठीक है, फैगोसाइटिक सेल्स, जो कि क्या करती है? ये भक्षकाण्विक क्रियाओं को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट हम बात करें प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण। किसका संश्लेषण? प्लाज्मा प्रोटीन का। रुधिर प्लाज्मा में अनेक प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इनमें से गामा ग्लोब्युलिन्स को छोड़कर सभी प्रोटीन्स का संश्लेषण यकृत द्वारा होता है। कौन से ग्लोब्युलिन्स? गामा ग्लोब्युलिन्स को छोड़कर सभी प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है? यकृत के अंदर। गामा ग्लोब्युलिन्स का निर्माण लिम्फोसाइट द्वारा किया जाता है। गामा ग्लोब्युलिन्स जैसा हमें बात करें किसकी? इम्यूनोग्लोबुलिन्स की। ठीक है, इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? लिम्फोसाइट द्वारा। ये क्या है? एंटीबॉडीज, प्रतिरक्षी होती हैं। कौन कौन सी? IgG, IgA, IgM, IgD और IgE।
ठीक है, ये क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण भी यकृत में होता है। ठीक है, अब ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन क्या है, तो रुधिर की स्कंदन में, ब्लड क्लॉटिंग में ये सहायक होती है। रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक 1, 2, 5, 7, 9, 8 फैक्टर्स 10 फैक्टर्स यकृत में ही बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं, यकृत के अंदर। ब्लड की क्लॉटिंग में सहायक जो फैक्टर है कौन से, 1, 2, 5, 7, 9 और 10। हिपेरिन का संश्लेषण, हिपेरिन जो कि क्या है, एक प्रकार का प्रतिस्कंदक है जो कि रुधिर के क्लॉटिंग को रोकने का कार्य करता है। तो इसका सिंथेसिस भी कहाँ पे होता है, यकृत के अंदर। हिपेरिन एक प्रकार का क्या है, प्रतिस्कंदक पदार्थ है। यह एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है। कुछ हिपेरिन का निर्माण बेसोफिल्स, एक प्रकार की श्वेत रुधिर कणिका एवं मास्ट कोशिकाओं द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, हिपेरिन का संश्लेषण भी कहाँ होता है, यकृत के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें विटामिन ए का संश्लेषण। यकृत बी कैरोटीन को विटामिन ए में परिवर्तित करता है। ठीक है, बीटा कैरोटीन को किसमें परिवर्तित करता है, विटामिन ए के अंदर। कैरोटीन एक, बीटा कैरोटीन एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। कैसा है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक है जो हमें पादपों से प्राप्त होता है। यह गाजर में सर्वाधिक पाया जाता है। कौन सा, बीटा कैरोटीन किसमें पाया जाता है, गाजर के अंदर। नेक्स्ट, यकृत द्वारा विटामिन ए, डी, ई, के, बी का संग्रहण किया जाता है। ठीक है, ये जितने भी विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के तथा विटामिन बी का क्या किया जाता है, संग्रहण किया जाता है। खनिज पदार्थों का संग्रहण यकृत द्वारा लोहा, तांबा, जिंक, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम आदि लवणों का भी संग्रहण किया जाता है। यकृत लोहे का अच्छा स्रोत होता है। यकृत जो है वो किसका अच्छा स्रोत माना जाता है, लोहे का। निराविषीकरण, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन, यकृत द्वारा विषैले पदार्थों को विषहीन पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। यकृत द्वारा उपापचयी क्रियाओं में उत्पन्न विषैले पदार्थों जैसे प्रोसिक एसिड को हानिकारक पोटेशियम सल्फोसाइनाइड में बदला जाता है। नेक्स्ट, हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस क्या है, रक्त कणिकाओं का निर्माण करना हीमोपोइसिस कहलाता है। मतलब कि आरबीसी के फॉर्मेशन की प्रक्रिया है, इसको क्या कहते हैं, हीमोपोइसिस। भ्रूणावस्था में यकृत आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का निर्माण करता है। ठीक है, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है इसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट और लास्ट कार्य इसका है यौग का संश्लेषण, यौग सिंथेसिस। यौग के अधिकांश भाग का निर्माण यकृत में होता है। ठीक है, तो हमने लगभग इसके 12 से 13 कार्य देखे। हमने इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात की, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बात की, और हमने जाना कि यकृत जो है वो क्या है, एक प्रकार की सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर की। ठीक है, और एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें, अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो वो ग्रंथि कौन सी है, थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड ग्रंथि। अगर ऐसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर की कौन सी है तो हम क्या बताएंगे, यकृत। थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।